हेलो बच्चों, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, जिस टॉपिक पर डिस्कशन होगा वो है हमारा वाष्प दाब। ठीक है, वाष्प दाब जिसे हम वेपर प्रेशर भी कहते हैं, वेपर प्रेशर भी कहते हैं। ठीक है, सेम टॉपिक पर एक वीडियो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए बना है, वो भी अपलोडेड है। उसका जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, सेम वीडियो और सेम टाइम अपलोड किया गया है इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। और ये हमारा पूरा वीडियो जो है वो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, जो यूपी बोर्ड या अन्य स्टेट बोर्ड के हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए ये हमारा वीडियो है। खैर लैंग्वेज दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही है, लगभग जो है हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्सअप ही है, लेकिन कुछ कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को हिंदी में नहीं क्लियर हो पाते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चों को इंग्लिश मीडियम में कुछ टर्म छोटे छोटे वर्ड होते हैं, बस वही उसी में बस अंतर होता है। वाष्प दाब हमारा टॉपिक, इसको आगे बढ़ते हैं। हाँ, वाष्प दाब हमारा इंपॉर्टेंट एज सच नहीं है, लेकिन अदर टॉपिक्स में इसकी इंपॉर्टेंस रहती है। मतलब एज सच का मतलब है कि वाष्प दाब ऐसा नहीं है कि वाष्प दाब की परिभाषा आपके बोर्ड परीक्षा में पूछ दी जाएगी। ठीक है, पर वाष्प दाब से संबंधित जो आगे आने वाले कुछ हमारे टॉपिक हैं वो हैं, उनका कंसेप्ट अगर क्लियर करना है तो वाष्प दाब को हमें ढंग से पढ़ना होगा। जैसे अणुसंख्यात्मक जो गुणधर्म है किसी भी विलयन के, अणुसंख्यात्मक गुणधर्म जो हमारा चैप्टर 2 है, हम उसी पर डिस्कशन कर रहे हैं। जो चैप्टर 2 है विलयन, उस विलयन के जो अणुसंख्यात्मक गुणधर्म होते हैं, उन अणुसंख्यात्मक गुणधर्म का अध्ययन अगर करना है, हाँ वो टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो उनके बारे में अगर कंसेप्ट क्लियर करना है तो हमें वाष्प दाब का कंसेप्ट क्लियर करना होगा। अच्छा, वाष्प दाब से पहले एक मिनट, ट्रेन चली जाए तो वाष्प दाब से पहले हम देख लेते हैं कि एक टॉपिक है हमारा वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, ठीक है, वाष्पीकरण का मतलब क्या है? नाम से ही लग रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई भी द्रव है, ठीक है, कोई भी द्रव है, ये किसी पात्र में रखा हुआ कोई द्रव है, ठीक, ये द्रव के अणु हैं। ठीक है, एक ऐसे सरफेस बना दे, ये हमारे द्रव के क्या हैं? अणु हैं। तो द्रव के अणुओं में हम जानते हैं कि ये ब्राउनी गति करते हैं। ब्राउनी गति का मतलब क्या हुआ? ये जिगजैग, इधर उधर टेढ़े मेढ़े दिशा में, मतलब हर दिशा में गति करते रहते हैं। इनमें क्या होता है कि गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है ठोस की तुलना में। जो हमारा द्रव है, ठीक है, ये द्रव एक पात्र में रखा गया है और इस पात्र के अंदर ये हमारे द्रव के अणु हैं। इन द्रव के अणुओं में क्या है? गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा का मतलब ये गति करते रहते हैं। अच्छा, ये गति करेंगे तो इनके गति की कोई दिशा नहीं होती है कि एक द्रव का कोई अणु है वो पर्टिकुलर एक दिशा में ही गति करेगा। ठीक, वो हर दिशा में अव्यवस्थित रूप से गति करते रहते हैं। तो जब अव्यवस्थित रूप से गति करेंगे द्रव के अणु, तो सीधी सी बात है उनमें क्या होगा? टकराव होगा, कोलिजन होगा, और टकराव होगा तब ऊर्जा का स्थानांतरण भी होगा। मतलब कोई दो अणु हैं आपस में आ रहे हैं, जिगजैग मूवमेंट करते हुए, वो टकराएं तो हो सकता है कि इसकी कुछ ऊर्जा इसमें चली जाए, इसकी ऊर्जा फिर क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो जिन अणुओं की ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है, वो अणु कहां चले आएंगे? वो अणु हमारे ऊपर आ जाते हैं तल पर। ठीक है, वो अणु आ जाते हैं हमारे ऊपर तल पर आ जाएंगे। यानी कि जो हमारे तल पर होने वाले या रहने वाले जो अणु हैं उनकी ऊर्जा क्या होती है? ज्यादा होती है। अब इनकी अगर ऊर्जा थोड़ी सी भी ज्यादा हो जाए तो ये तल छोड़ करके हमारे वातावरण में आ जाते हैं, और यही जो तल छोड़ के वातावरण में अणुओं का आना है, यही वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण का मतलब क्या हो गया? कोई भी द्रव वाष्प में बदल रहा है। ठीक है, कोई भी द्रव वाष्प में बदल रहा है बिना इसके या इसका तापमान घटाए या बढ़ाए। मतलब कोई बाहरी कारक नहीं हुआ है, इस्तेमाल किया गया है इसमें, ये स्वतः होने वाली अभिक्रिया है। स्वतः का मतलब ये अपने आप स्पॉन्टेनियस हो रहा है, स्वतः हो रहा है कि द्रव हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है? वाष्प में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये द्रव हमारा वाष्प में बदल रहा है, अपने आप अभिक्रिया ये हो रही है, इसी अभिक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। हमने न तापमान में कोई इसके परिवर्तन किया, न इसके दाब में कोई परिवर्तन किया, चुपचाप एक पात्र लिया, उस पात्र में द्रव कोई भी रख दिया। ठीक है, अब ये द्रव हमारा क्या हो रहा है? वाष्प में बदल रहा है। और कैसे बदल रहा है? अपने आप, क्योंकि द्रव के कण ही गति कर रहे हैं और गतिज ऊर्जा के कारण ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। जिन अणुओं की ऊर्जा ज्यादा है वो हमारा लिक्विड को छोड़ के बाहर आ जा रहे हैं, जिनकी कम है वो लिक्विड में ही रह रहे हैं। ठीक, अच्छा, अब करते क्या है हम? वाष्पीकरण का कंसेप्ट क्लियर। अब करते क्या है? इस पात्र को किसी तरह बंद कर दिया। किसी तरह क्या? इसको बंद कर दिया गया। ठीक,
अगर इसको आप ढक देते हो, बंद कर देते हो, तो क्या होगा कि वाष्प में बदलना रुक जाएगा क्या? नहीं, वाष्प में बदलना नहीं रुकेगा। किसी भी द्रव के अणुओं का वाष्प में बदलना नहीं रुकेगा, उसकी गति नहीं रुकेगी। होगा क्या कि जो वाष्प में बदल रहे थे और बदल के हमारे इस वातावरण में चले जा रहे थे, अब वो इस वातावरण में ना जाकर के इसी बर्तन में या इसी पात्र में ही ऊपर की तरफ, पात्र के अंदर, इस पूरे सिस्टम के अंदर ही वो रहेंगे। ठीक, यानी कि हो सकता है कि वो कहाँ हो, यहाँ इस दिशा में गति कर रहे हो। अरे भैया वो गैस में आ गए हैं, ठीक है, गैस में बदल गए हैं। तो जब द्रव के अणु गैस में कन्वर्ट हो गए, गैस में बदल गए हैं, तब उनकी गतिज ऊर्जा और बढ़ गई और वो इधर उधर मूव करने लगे और गति करने लगे। ये तो पता है ना कि गैस के जो अणु होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा और ज्यादा होती है। ठीक, लेकिन वो ये पात्र छोड़ करके कहीं नहीं जा रहे, ठीक है, ये पात्र छोड़ करके वो कहीं नहीं जा रहे हैं। एक सेकंड, हाँ, कई बार होता क्या कि पूरा वीडियो बना देता हूं और पता ही नहीं चलता है कि रिकॉर्ड हो भी रहा था कि नहीं, तो ये बीच बीच में देखते रहना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा जो अणु है वो क्या है, गति कर रहे हैं। ठीक, ये हमारा जो द्रव है ये किस में बदल रहा है, वाष्प में हमारा बदल रहा है, द्रव वाष्प में बदल रहा है। अच्छा, ये जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है ये क्या है, ये धीमी प्रक्रिया है, धीमी अभिक्रिया है। और धीमी प्रक्रिया, धीमी अभिक्रिया होने का मतलब क्या है कि ये क्या होगी, उत्क्रमणीय होगी। उत्क्रमणीय का मतलब रिवर्सिबल। जैसे जैसे द्रव वाष्प में बदलना शुरू होता है, तुरंत हमारा जो वाष्प है वो भी क्या होता है, द्रव में बदलना शुरू हो जाता है। मतलब वाष्पीकरण के साथ साथ संघनन की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है। संघनन की प्रक्रिया भी, कंडेंसेशन जिसको कहा जाता है, संघनन की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो जाती है। यानी कि द्रव आपका वाष्प में बदल रहा और वाष्प तुरंत आपका द्रव में बदलना शुरू हो जाता है। शुरुआत में, प्रक्रिया के शुरुआत में क्या होता है कि द्रव का वाष्प में बदलने की जो दर होती है, जो स्पीड होती है, वो ज्यादा होती है। वाष्प की द्रव में बदलने की स्पीड कम होती है। ठीक, द्रव हमारा वाष्प में बदल रहा है, वाष्प हमारा द्रव में बदल रहा है। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि दोनों की स्पीड बराबर होती है। धीरे धीरे द्रव से वाष्प में बदलने की स्पीड हमारी क्या होती है, बढ़ती जाती है, कम होती जाती है, और वाष्प से द्रव में बदलने की स्पीड बढ़ती जाती है। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब आगे की दिशा में होने वाला रिएक्शन, और ये बैकवर्ड रिएक्शन। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि फॉरवर्ड प्रक्रिया की जो स्पीड है वो बैकवर्ड प्रक्रिया की स्पीड के बराबर हो जाती है, और उस समय मतलब आपका जो द्रव है वो वाष्प में बदल रहा है और वाष्प द्रव में बदल रहा है। दोनों की गति बराबर हो गई। जब दोनों की गति बराबर हो जाएगी तो यहां पर ये जो कण है इनकी सांद्रता क्या हो जाएगी, वो हमारी नियतांक यानी निश्चित हो जाएगी। वो सांद्रता फिर परिवर्तित नहीं होगी। ठीक, अरे भाई 5 अणु अगर द्रव से वाष्प में बदले, 5 अणु वाष्प से द्रव में बदल गए, इसकी सांद्रता पर कोई फर्क पड़ेगा? भाई इसकी सांद्रता मान लीजिए पहले 10 थी, ठीक है, इकाई आप जो भी मान रहे हो, ठीक है, मोल प्रति लीटर या जो भी आप इकाई इसकी मान रहे हो, ठीक है, सांद्रता 10 है। अगर इसमें 5 और बढ़ गए तो ये 15 हुआ, फिर इसके 5 क्या हो गए, इधर से कंडेंस हो गए, संघनित हो गए, फिर से ये 10 हमारा हो गया, तो इसकी सांद्रता पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस अवस्था को कहते हैं साम्यावस्था। ये इक्विलिब्रियम पढ़े होंगे आप 11th क्लास में, साम्यावस्था। ठीक, इसको क्या कहा जाता है, साम्यावस्था। तो साम्यावस्था में, अब ध्यान से सुनिएगा, वाष्प दाब की परिभाषा बताने जा रहा हूं। साम्यावस्था में, साम्यावस्था मतलब द्रव से वाष्प में बदलने की गति और वाष्प से द्रव में बदलने की गति जब बराबर हो, उस अवस्था को कहते हैं साम्यावस्था में। ये गतिशील साम्यावस्था होती है, ठीक है, वो आप साम्यावस्था में इसको डिटेल में आप पढ़ेंगे। साम्यावस्था में किसी भी द्रव के वाष्प द्वारा, अरे भाई वाष्प है, गैसियस स्टेट में है, गैसीय अवस्था में है, तो दाब लगाया गया, उसके वाष्प द्वारा, किसी भी द्रव के वाष्प द्वारा उसके तल पर जो दाब लगाया जाता है, जो दाब महसूस करते हैं, जो तल के अणु है, उसी दाब को कहा जाता है वाष्प दाब। एक बार और परिभाषा क्लियर कर लीजिए। साम्यावस्था में किसी बंद पात्र में, ठीक है, क्लोज्ड सिस्टम में, बंद पात्र में किसी द्रव के वाष्प द्वारा उसके तल पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा, फिर से बता दे रहा हूं। साम्यावस्था में, गतिशील साम्यावस्था में किसी बंद पात्र में द्रव के वाष्प द्वारा उसके तल पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है।
ठीक है। तो वाष्प दाब क्या होता है, हाँ ध्यान यही देना है कि ये पात्र हमारा क्या है, बंद है। तो इस वाष्प दाब की परिभाषा और वाष्पीकरण, ये दो कंसेप्ट क्लियर होने के बाद हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक इसी में ही है कि वो कौन कौन से कारक हैं, ध्यान से देखिएगा, वो कौन कौन से कारक हैं जो वाष्प दाब को प्रभावित करते हैं। तो हमारा टॉपिक है वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं। सबसे पहला कारक है द्रव की प्रकृति। द्रव की प्रकृति, नेचर ऑफ लिक्विड जिसको कहा जाता है। द्रव की प्रकृति क्या है, द्रव की प्रकृति का मतलब क्या होता है, ध्यान से देख लेते हैं। अच्छा ध्यान यहां पर दीजिएगा, ये द्रव हमने शब्द का इस्तेमाल किया है और चैप्टर क्या है, विलयन। विलयन और द्रव को एक दूसरे से कोरिलेट नहीं कर देना है, ठीक है, दोनों को सेपरेट लेकर के चलेंगे। द्रव में, किसी भी द्रव में अगर आप कुछ मिला रहे हैं उसके बाद वो विलयन बनेगा। द्रव का मतलब क्या हो गया, शुद्ध अवस्था में जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु पाए जा रहे हैं, ठीक। तो पहला हो गया हमारा द्रव की प्रकृति। द्रव की प्रकृति हमारा दो तरह के द्रव होते हैं, एक होता है वाष्पशील द्रव, एक अवाष्पशील द्रव। एक हमारा द्रव होता है वाष्पशील द्रव जिसको वोलेटाइल कहते हैं, और एक होता है अवाष्पशील जिसको नॉन वोलेटाइल कहते हैं। एक हमारा हो गया वाष्पशील द्रव, एक अवाष्पशील। तो अवाष्पशील द्रव का मतलब हो गया जैसे आपका ग्लिसरीन, ठीक है, कुछ ऑयल हो गए। वाष्पशील ये वाष्प में बदलते नहीं, तो इनका वाष्प दाब हमें पढ़ना ही नहीं है भैया। वाष्पशील द्रव का मतलब होता है जो इजीली वाष्प में इवेपोरेट हो जाए, मतलब वाष्प में बदल सकते हैं, ठीक है। जैसे H2O, H2O मतलब जल, ठीक। जल है, आपके कपड़े पर गिर गया, आपके हाथ पर गिर गया, थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो जल वाष्प में कन्वर्ट होकर बदल जाता है, ठीक है, वाष्प में बदल जाता है और हमारा हाथ या हमारा कपड़ा थोड़ी देर बाद सूख जाता है। इथेनॉल की बात करें, C2H5OH, ये हमारा और तेजी से वाष्प में बदल जाता है, ठीक है। ध्यान दिया होगा अगर आपने रेक्टिफाइड स्पिरिट देखा होगा या कहीं अगर सौभाग्य या दुर्भाग्य से अल्कोहल देख लिया होगा, तो वो अल्कोहल जैसे ही आपके हाथ पर या कहीं किसी जगह पर गिरता है वो तुरंत क्या होता है, वाष्प में बदल जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, वाष्पशील द्रव है, ठीक है। अच्छा, वाष्पशील द्रव में भी देखा जाए कि किसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, किसका वाष्प दाब कम होगा, ठीक है। तो ये चीज हम लोग देखते हैं। तो अवाष्पशील तो भैया पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि ये जब वाष्प बनाएगा ही नहीं तो इसका वाष्प दाब पढ़ेंगे ही नहीं। 3 एग्जांपल लेते हैं, जल का लेते हैं, C2H5OH का लेते हैं, और ईथर का ले लेते हैं। ईथर लिख दिया जाए, अगर फॉर्मूला देखना हो तो आप ROR- कोई भी, R क्या है, अल्किल ग्रुप है, कार्बनिक रसायन में आप पढ़ेंगे ईथर। तो पहले जल और अल्कोहल को कंपेयर किया जाए, जल और अल्कोहल को कंपेयर किया जाए, उनकी तुलना की जाए। तो जल है, जल के एक जल का अणु है मान लीजिए, और ये हमारा एक ये जल का अणु है और ये दूसरा जल का अणु है। इन दोनों के बीच एक प्रबल हाइड्रोजन बंध होता है। हाइड्रोजन बंध, कक्षा 11 रासायनिक आबंध चैप्टर, हाइड्रोजन बंध, लास्ट में एक टॉपिक है हाइड्रोजन आबंध, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध ये क्या होता है, दो जल के अणुओं के बीच काम करता है, जिसके कारण जल के जो अणु है वो द्रव अवस्था में, या पूरा का पूरा जल द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसी हाइड्रोजन बंध के कारण ये बहुत मजबूत होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक। और वहीं अगर हम इसके अणुओं की बात करें तो दो अल्कोहल के मान लीजिए अणु हैं, C2H5OH, और ये हमारा दूसरा है C2H5OH। इन दो अणुओं के बीच भी हाइड्रोजन बंध होता है, पर इसका हाइड्रोजन बंध, इसके हाइड्रोजन बंध की स्ट्रेंथ जल के हाइड्रोजन बंध की स्ट्रेंथ से क्या होती है, कमजोर होती है। आपने खुद ध्यान दिया होगा कि ये बहुत जल्दी वाष्प में बदल जाता है, अल्कोहल बहुत जल्दी वाष्प में बदल जाता है। जल्दी वाष्प में बदल रहा है, इसका मतलब ज्यादा वाष्प बना रहा है, ज्यादा वाष्प बना रहा है मतलब सांद्रता ज्यादा होगी बंद पात्र में, सांद्रता ज्यादा होगी मतलब दबाव ज्यादा लगाएगा, और उसी दबाव को तो वाष्प दाब कहते हैं। यानी कि अल्कोहल का वाष्प दाब
जल की तुलना में ज्यादा होगा क्योंकि अल्कोहल आसानी से वाष्प में बदल जा रहा है। अल्कोहल आसानी से वाष्प में बदल रहा है, इसलिए वो ज्यादा वाष्प बनाएगा। ज्यादा वाष्प बनाएगा तो वाष्प की सांद्रता ज्यादा होगी। वाष्प की सांद्रता अगर ज्यादा होगी तो उस पर लगने वाला क्या होगा, दबाव भी ज्यादा होगा, और उसी दबाव को ही हम क्या पढ़ रहे हैं, वाष्प दाब। ईथर में हाइड्रोजन बंद होता ही नहीं है। दो ईथर के अणु लिए जाए तो उन दोनों के बीच तो हाइड्रोजन बंद होगा ही नहीं, तो उनके अणु क्या होंगे, एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहेंगे। रहना नहीं चाहेंगे तो कहां जाएंगे, वाष्प में बदलेंगे। ठीक है, दो अणुओं के बीच कितनी अच्छी बॉन्डिंग है इस पर निर्भर करता है हमारा वाष्प दाब। बॉन्डिंग जितनी ज्यादा अच्छी होगी वो वाष्प में बदलेंगे नहीं, और वाष्प में बदलेंगे नहीं तो वाष्प दाब हमारा लगेगा नहीं। ठीक, क्लियर हो गया। तो ईथर का वाष्प दाब सबसे ज्यादा, फिर अल्कोहल का, फिर जल का। लेकिन वाष्प दाब तीनों की हम जो है वाष्प दाब देखेंगे। ठीक है, क्योंकि तीनों क्या है, वाष्पशील हैं। इसके बाद हमारा जो फैक्टर है वो है तापमान। सेकंड जो फैक्टर है वो है तापमान। ये चीज याद रखिएगा, तापमान। तापमान केमिस्ट्री में जब भी आप पढ़ेंगे तो किसी भी फैक्टर की बात की जाएगी, मतलब फैक्टर मतलब कारक। किसी भी चीज को प्रभावित करने वाले कारक की अगर बात करेंगे, आपको कुछ नहीं आ रहा होगा और परीक्षा में पूछ दिया होगा तो बिना सोचे समझे पहली बात तो तापमान लिख जाएगा, क्योंकि तापमान एक ऐसी चीज है जो सबको प्रभावित करती है। हर प्रक्रिया को प्रभावित करने का काम कौन करता है, तापमान। ठीक, यहां क्या करता है, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। आप किसी भी पदार्थ का तापमान बढ़ाते हैं तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। धीरे धीरे जो है कंसेप्ट अपना क्लियर करते चलेगा। जैसे जैसे तापमान बढ़ाए अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। अणुओं की गतिज ऊर्जा जैसे जैसे बढ़ेगी तो उनके बीच टकराव बढ़ेगा, और तल के ऊपर आने वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी। और तल के ऊपर आने वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाने का मतलब ज्यादा वाष्प बनेगी। जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे तो द्रव से वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या होगी, बढ़ जाएगी, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ज्यादा वाष्प बनेगी। ज्यादा वाष्प बनेगी तो ज्यादा वाष्प दाब भी होगा, यानी कि तापमान बढ़ाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे वाष्प दाब हमारा बढ़ता जाएगा। यानी कि जो वाष्प दाब है, वाष्प दाब हमारा तापमान के समानुपाती होता है। वाष्प दाब तापमान के समानुपाती होता है। जैसे जैसे तापमान हम बढ़ाते जाते हैं वाष्प दाब भी हमारा बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हो गया वाष्प दाब का। अच्छा, अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे कि वाष्प दाब पर क्या फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ेगा जब हम इस द्रव में कोई एक्सटर्नल सब्सटेंस, कोई बाहरी सब्सटेंस, कोई बाहरी पदार्थ इसमें मिला दें। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिएगा, अगर ये प्योर लिक्विड है, प्योर द्रव है, शुद्ध द्रव, शुद्ध का मतलब होता है एक ही तरह का पदार्थ हो, तो इसके वाष्प दाब को हम P0A से रिप्रेजेंट करते हैं। P0A से दिखाएंगे। A का मतलब हो गया शुद्ध द्रव, इसी A में हम क्या मिला देते हैं, B मिला देते हैं, तब वो क्या बन जाता है, विलयन बन जाता है। क्या बन जाता है, विलयन बन जाता है। ठीक है, विलयन का मतलब हो गया मिश्रण, किस चीज का, B और A का मिश्रण। A का मतलब शुद्ध, और ये P0 का भी मतलब हो गया शुद्ध, मतलब इसमें और कुछ, नॉट का मतलब नहीं, और कुछ भी नहीं इसमें मिलाया गया है। तो किसी भी शुद्ध द्रव का वाष्प दाब जब भी हम बात करेंगे तो शुद्ध द्रव का जो वाष्प दाब होगा वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम जो है P0A से दिखाएंगे। समझ में आ रही बात, ठीक, क्लियर हो गया। अब इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो है अणुसंख्यात्मक गुणधर्म, जिसको हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम उसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, फिर से बोल दे रहा हूं कि सेम टॉपिक का इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए जो वीडियो है वो आपका नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक में, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, अब से यही होगा कि एक ही वीडियो आपका दोनों मीडियम के बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के बच्चों के लिए आपका अपलोड किया जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अणुसंख्यात्मक गुणधर्म के साथ।